प्रोजेक्शन वाला डाउट था किसी का, बोलो लास्ट क्लास में क्या क्वेश्चन होगा, बोलो। सर वो हो गया था क्लियर। ठीक है बच्चे, यस सर। मैं डिस्कस कर लेता हूँ उनसे। बोलोगे क्या क्वेश्चन था एक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन प्लेन था कि लाइन का प्रोजेक्शन। प्लेन में प्रोजेक्शन फाइंड करना। लेट्स से एक एग्जांपल, एक पिछला पेपर में आया भी बताइए 2000 आई थिंक 18 या 19 में क्वेश्चन था कि लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग, 2 पॉइंट दिए हुए और 5 माइनस 2 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है 4, सॉरी 3D में 5 माइनस 1 एंड 4 एंड बी पॉइंट दिया हुआ लेट्स से 4 माइनस 1 और 3 ऑन द प्लेन। प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑन द प्लेन और प्लेन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। इस बताना क्या ऑप्शन दिए हुए लेट्स से 2/√3 2/√3 सेपरेटली इस तरह से 2/3 या फिर डी। सबसे पहले प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आता था सभी को कि भाई प्रोजेक्शन का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे एक प्लेन है। क्वेश्चन था देखो इसको दो तरह से बता देता हूँ, तो जो इंसान इजी लगे वैसे कर लेगा। लाइक आपको एक ए पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट बी गिवन है। ए पॉइंट है 5 माइनस 1 4, बी पॉइंट है तुम्हारा 4 माइनस 1 और 3। तो एक तरीका तो ऐसे है कि प्रोजेक्शन निकालने का कि भाई ए बी को ज्वाइन किया, अब इसका प्रोजेक्शन प्लेन में निकालना है, तो मतलब ऐसे सोचो यहाँ से लाइक लाइट जली और उसने शेडो बना दी प्लेन के ऊपर, तो ये निकालना है इसकी। इसकी लेंथ निकालना, लेट्स ये पॉइंट है पी और क्यू मान लो, ये प्लेन के ऊपर हमें ये निकालना है प्रोजेक्शन, इसकी लेंथ निकालना। तो इसका एक तरीका तो हो गया कि भाई मैं ए पॉइंट से और बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, है ना। ए पॉइंट से और बी पॉइंट से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। पॉइंट ऑफ ये जो परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आते हैं इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ कितनी कितनी आएगी, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये सभी को क्लियर हो गया? यस सर। अब मुझे ये भी बता दो, ये कर लो कि ए से पी तक का लाइक ये जो परपेंडिकुलर का फुट निकालना कैसे निकालते हैं, याद है? किसी भी पॉइंट से फुट कैसे निकाला जाता है? हो जाएगा। यस सर। और बी पॉइंट से भी फुट आ जाएगा परपेंडिकुलर का क्यू, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो कि आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, और कैसे कर सकते हो थोड़ा सा इजी, क्योंकि फुट निकालने में थोड़ा सा लाइक टाइम कंज्यूमिंग होगा। एक और तरीका है, क्या करोगे, ऐसे कर सकते हो, इसको फिगर को ऐसे मान लो, ऐसे बना भाई, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये 90 डिग्री ले लिया। अब ये इस बात सभी को समझ में आ रही है कि लेट्स से बी और ये पॉइंट सी है, तो बेसिकली बी सी और ये पी क्यू दोनों इक्वल होंगे, समझ में आ गया? रेक्टेंगल बना दिया मैंने एक। यस सर। ठीक है, तो मतलब अगर बी सी निकल जाएगा तो फिर पी क्यू डायरेक्टली आ जाएगा उनसे। बी सी कैसे निकाला जाए? बी सी निकालने के लिए हमें एक एंगल पता होना चाहिए, कब मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में भाई आपको कम से कम एक एंगल और एक साइड पता होनी चाहिए, हाइपोटेनस पता हो, बेस पता हो या परपेंडिकुलर। तो क्या ये वाला एंगल निकल सकता है? ये एंगल थीटा निकल सकता है? इस एंगल को निकालने के लिए हमें दो वेक्टर पता होने चाहिए जो इसकी आर्म वाले बन रहे हैं, तो ए बी वेक्टर तो निकल जाएगा। ए बी वेक्टर बता दो ये कितना है, डायरेक्शन रेशियो डी आर ऑफ ए बी कितने, ए बी कितना होगा, -1 -1 0 और -1 है ना। ठीक है, और कोई बताएगा ए सी के डी आर कितने हैं? नॉर्मल वेक्टर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यही बस इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था कि भाई जो ए सी है वो तो परपेंडिकुलर ही होगा प्लेन के साथ, क्योंकि वो चाहे पी ए का डायरेक्शन रेशियो निकालो, पी सी के डायरेक्शन रेशियो निकालो, ए सी के निकालो, वो प्रोपोर्शन में होंगे, पैरेलल है सारे के सारे। ए सी के डायरेक्शन रेशियो हो जाएगी नॉर्मल वाले, नॉर्मल क्या है भाई प्लेन का, 1 1 1। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल आ गया, कितना आएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आएगा, -1 0 -1, और डिवाइड में क्या आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना कितना, √2 और √3, कितना आ गया, -2/√6। क्लियर अभी सभी को? यस ठीक सर। है,
अच्छा, अब हमारा एंगल आ गया cos थीटा और ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। ए बी का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हाइपोटेनस हो जाएगी ना, तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, जो ए बी का रूट डायरेक्शन टू। रेशियो उसी का बस √2 आएगा, very good। अब हमारे पास ए बी का मैग्नीट्यूड भी है और cos थीटा की वैल्यू भी निकल चुकी है, एंगल भी आ चुका है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे निकालना है सी बी निकालना है, तो सी बी के लिए क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा, राइट। यस सर। सी बी की लेंथ निकालने के लिए हमें साइन लगाना पड़ेगा। तो सी बी डिवाइड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड, सी बी डिवाइड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड तुम्हारा साइन थीटा है, तो सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा मल्टीप्लाई में ए बी का मैग्नीट्यूड। अब साइन थीटा कितना है अभी, साइन थीटा निकाला, मैंने नहीं निकाला, साइन निकाल दो भी, क्या आएगा एक ट्रायंगल बनाओ, साइन निकाल दो इसका जल्दी से, क्या आएगा, बेस है 2 √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 √2 आएगा। तो साइन की वैल्यू क्या आएगी भाई, √2 डिवाइड बाई √6, ठीक है। यस अच्छा, सर। कोई बताए कोई बताएगा पॉजिटिव लिखे या नेगेटिव, पॉजिटिव लिखे या नेगेटिव लिखे सर। भाई जो दो वेक्टर पॉजिटिव। के बीच में, जो दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है वो तो 180 से कम ही होता है, राइट। 180 से हम रिफ्लेक्स तो लेते नहीं, तो फिर इसका मतलब 180 से कम में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्या आ गया आंसर, √2 बाई √6, और ए बी का मैग्नीट्यूड याद है कितना आया था, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था, √2 आया था। क्या आ गया भाई आंसर, 2/√6। 2/√6 को आप ऑप्शन से मैच करा, पर ऑप्शन में कोई मिला नहीं, तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये वाला जो लिखा हुआ है इसको अगर मैं रैशनलाइज कर लूँ तो ये आएगा √6/3, ये भी मैच नहीं कर रहा भाई, कौन सा मैच करेगा भाई। √2 को आप इसको ऐसे लिख लो, √2 इंटू √2 ही रहने दो, और इसको लिख लो √2 इंटू √3, एक कट जाएगा, √2/√3। हाँ भाई ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर पहले वाला ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर है सभी को। यस सर। सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। क्या बेटा, थोड़ा सा लाउड बोलो। सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला यार, डायरेक्ट फॉर्मूला रटो मत, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यही है। क्या करोगे आप, प्रोजेक्शन जो होगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट स्टेप, ये फॉर्मूला है पूरा। दो पॉइंटों को ज्वाइन करके जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लेना है, और साइन थीटा लेना है। थीटा कौन सा एंगल है, समझ में आ गया, ठीक है। यस सर। तो साइन से पहले तुम्हें कॉस निकालना पड़ेगा, कॉस निकलने के बाद फिर साइन निकाल ही लोगे बस, ठीक है। बट लॉजिकली समझ के करोगे ना, फिर क्या होता है कि बाय चांस थोड़ा सा उसने कुछ अजीब सा बोल दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, एग्जैक्टली ऐसा नहीं आया, तो फिर फंस जाओगे जब तक तुम्हें लॉजिक क्लियर नहीं है, ठीक है, ठीक है। ओके सर। और जो पहले वाला मेथड मैंने परपेंडिकुलर वाला लॉजिक दिया वो तो समझ में आ ही रहा होगा, और परपेंडिकुलर में फुट और परपेंडिकुलर निकालना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मतलब 2 बार निकालना पड़ेगा, और दोनों को अलग अलग ही निकालना पड़ेगा, कोई लिंक भी नहीं है। तो ए पॉइंट से भी निकालना पड़ेगा फुट और परपेंडिकुलर, बी पॉइंट से भी निकालना पड़ेगा, और फिर निकाल के देख लेना, आंसर पक्का मैच करेगा। आंसर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब तुमने या तो ये वाला गड़बड़ करा है या इधर कहीं गड़बड़ करा है, दोनों आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। लॉजिकली भी क्लियर हो गया कि कैसे निकल रहा है, ठीक है, समझ में आया भी सभी को, यस सर। ठीक है। चल अब मैं कह रहा था कि कुछ अलग से थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लाइक डिस्कस करूंगा, जो वेक्टर एंड 3D के दोनों के, तो कुछ एक दो एक्स्ट्रा बात भी बताऊंगा जो शायद क्लास में डिस्कस नहीं हुई, तो वो भी बता देता हूँ। तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन पूछा गया है, a symmetrical form of the line of intersection of planes, दो प्लेन दिए हुए, x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, कॉमा z इक्वल टू सी वाई प्लस डी, इस बतानी क्या होगी। पहले है x माइनस बी, वाई माइनस 1, z माइनस डी डिवाइड बाई a1c, या फिर बी ऑप्शन है x माइनस बी माइनस ए। स्टार्ट कर दूँ कि क्या करना है, देखो। यहाँ पे है z माइनस डी माइनस सी होल डिवाइड बाई सी। तीसरा ऑप्शन है x माइनस ए बाई बी, वाई माइनस 0/1, z माइनस सी बाई
डी, और डी ऑप्शन है एक्स माइनस डी माइनस ए वाई माइनस वन जेड माइनस डी माइनस सी होल डिवाइड बाय डी जीरो। ये कह रहा है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, मतलब बेसिकली लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों प्लेनों के इंटरसेक्शन बन जाती है। मतलब हमें पता है कि जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, उसी की इक्वेशन लिखनी है। तो इनमें से क्या होगी, याद है सिखाया था, अगर दो लाइन गिवन है हमें 3D में तो उनसे लाइक दो प्लेन अगर गिवन है तो दो प्लेन से हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे लिखते थे, इक्वेशन याद आ रहा है? बताओ भाई, एक जना कोई बता दो तो याद आ रहा है, ये बताना पड़ेगा मुझे। यस सर। निकालो, चलो फिर 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है। किसी भी सिंगल वेरिएबल में ले आओ और तीनों को इक्वल कर दो किसी एक कांस्टेंट के, और फिर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, और इनमें से फिर मैच करना है कि कौन सा आंसर है। सिंपल सा है, बस थोड़ा सा नंबर की जगह इसने ए बी सी डी ऐसे दे दिया। आगे भी किसी को सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखनी है, कुछ अलग नहीं, वो लाइन की इक्वेशन ही निकालनी है बेसिकली। बताओ भाई, किसी का आया? किसी का नहीं आया अभी? अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या किया, x इक्वल टू ए वाई प्लस बी और z इक्वल टू सी वाई प्लस डी, क्या करें, y की वैल्यू निकाल दें दोनों से, y निकाल दें भाई। यस सर। x इक्वल टू लिखा है ए वाई प्लस बी और z लिखा है सी वाई प्लस डी, तो हमने y की वैल्यू निकाल दी भाई आगे, x माइनस बी बाई ए, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे z माइनस डी बाई सी वाई। अब ये दोनों इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसे लिख दो x माइनस बी बाई ए इक्वल टू वाई, और ये इक्वल टू z माइनस डी बाई सी। लाइन की इक्वेशन आ गई भाई, ठीक है। तो इसमें से तो टाइम ही नहीं लगा, लाइक सिंपल सा था, y की वैल्यू निकालनी थी और इक्वेट करना था, दोनों y इक्वेट करती लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 3D में। बट हमने ऑप्शन मैच करा, कौन सा आंसर फिर सही होगा इनमें से, ए बी सी या डी? या चलो मैं एक और दे देता हूँ, ये ऑप्शन और दे देता हूँ, नन ऑफ दीज आर। बताओ भाई क्या आंसर होगा फिर, वही तो बोलो भाई, क्या लिखे अब? इन जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? नन ऑफ दीज, एक बच्चे का आंसर आया नन ऑफ दीज, ये रॉन्ग हो गया। जो 4 ऑप्शन है उन्हीं में से मैच करेगा भाई, थोड़ा सा सोचो, हल्का सा, मतलब देखो
कैलकुलेशन तो बहुत ही ऐसा था कि एकदम ही पता लग गया, y की वैल्यू निकाली और इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। तो इतना इजी तो नहीं रहेंगे ना, हल्का सा थोड़ा सा लाइक कुछ कॉन्सेप्ट और इसमें यूज होगा, जिनमें से इन 4 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन ठीक है। थोड़ा सा सोचो कि क्या 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 यूज करें। भाई इक्वेशन ऑफ लाइन तो आ गई है वैसे, बट जो 4 ऑप्शन है वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा जो हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा समझ में। एक ऑप्शन आया है भाई सी रॉन्ग है यार। सी कहाँ से आ जाएगा? देखो सी तो इसलिए नहीं आएगा, सी तो इसलिए रॉन्ग है यार, डायरेक्शन रेशियो ही चेंज कर दी तुमने लाइन के। भाई ए 1 और सी आ रहा है मेरा, और तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो बी 1 और डी हो जाएगा। ये तो पक्का ही रॉन्ग है। डायरेक्शन रेशियो तो पक्का वही रहने चाहिए भाई, लाइन जिसके साथ पैरेलल है वो तो डायरेक्शन रेशियो थोड़ी चेंज कर दो तुम। तो या तो ए ऑप्शन है या फिर बी ऑप्शन है। अच्छा ए ऑप्शन तो पूरा मैच कर रहा है ना भाई, ए ऑप्शन ही तो मैच कर रहा है मेरा। ये ऑप्शन एक्स माइनस बी वाई माइनस, अच्छा वाई माइनस 1 है, हाँ नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर वाई माइनस 1 लिखा हुआ है, ये भी मैच नहीं कर रहा। फिर तो भाई एक ही ऑप्शन लगता है, अगर मुझे कैलकुलेटेड गैस करना है तो मैं तो बी पे ही टिक करके आऊँगा, क्योंकि पक्का बाकी तो पक्का ही रॉन्ग है, और मेरी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करी नहीं है। अब कोई समझाएगा बी ऑप्शन कैसे सही है? तो एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को कि बी ऑप्शन ठीक क्यों है? बोलो भाई, कोई भी एक जना। नहीं, मुझे करना पड़ेगा। चलो देखो, मुझे एक चीज बताओ, मेरी लाइन की इक्वेशन ये आई है, इस लाइन की इक्वेशन पे एनी पॉइंट इज ऑफ फॉर्म सर एनी सभी में -1 है। पॉइंट माइनस क्या है सब में? मतलब उसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस बी अपॉन ए -1। एक्स माइनस बी अपॉन x माइनस बी अपॉन ए -1, फिर y में -1, भी बिल्कुल ठीक है। -1 और z में भी वैसे -1। हाँ वेरी गुड, आपने एक चीज तो रिलेट कर ली कि हाँ ऐसे लिखा जा सकता है। भाई जब तीनों इक्वल है तो -1 करने पे भी इक्वल ही रहेंगे ना। बिल्कुल ठीक है, तुमने सही बोला। तुमने बोल दिया कि ऐसे लिख लो इसे, तो एक्स माइनस बी बाई ए वाई -1 और z माइनस डी डिवाइड बाई सी -1। तो सब में से अगर -1 करते हैं तो आंसर क्या आएगा? तब भी इक्वल ही आएंगे तीनों, है ना? ये कह रहे हो ना? यस सर। ठीक है, मतलब इक्वालिटी भाई मेंटेन रहेगी। ठीक है, एक तो ये लॉजिक हुआ। एक और लॉजिक बता रहा हूँ देखो। तो यानी कि यहाँ पर ये जैसे क्वेश्चन होंगे ना, कहते हैं ना कि कैलकुलेटेड गैस, तो ये कैलकुलेटेड गैस है कि हाँ भाई भाई -1 करा हुआ है, तो यही इक्वेशन होगी, और तो कोई मैच ही नहीं करता। एक और लॉजिक, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, अगर जो मैंने लिखा है आंसर उस पर कैसा पॉइंट होगा मुझे बताएगा कोई? कुछ ऐसा होगा ना पॉइंट। अगर एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑफ फॉर्म अगर माने तो कैसा मानेंगे हम? ए अगर ये, लैम्डा प्लस बी। हाँ है ना, लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी, फिर लैम्डा टाइम्स, सिर्फ लैम्डा ही आएगा इसमें तो, और लैम्डा टाइम्स सी प्लस डी। ये ठीक है? ठीक है भाई, एनी यस पॉइंट सर। ऑन द लाइन इज ऑफ फॉर्म। अब लाइन पर कोई एक पॉइंट थोड़ी ना होता है। जो हम ये लिखते हैं कि ये वाला पॉइंट है बी, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और यहाँ पर डी, तो बी कॉमा 0 कॉमा डी तो एक पॉइंट हुआ ना। अब पॉइंट तो लाइन के ऊपर अनलिमिटेड है, तो उस मतलब जो हम ऊपर एक फिक्स पॉइंट लिखते हैं एक्स माइनस x1 वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, डायरेक्शन रेशियो तो वही रहनी चाहिए लाइन की, वो तो चेंज नहीं होंगी। लेकिन जो फिक्स पॉइंट माइनस हम करते हैं x1 y1 z1, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो लाइन की इक्वेशन में जो फिक्स पॉइंट है x1 y1 z1, वो तो बहुत सारे हैं, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने नोटिस करा कि अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा पॉइंट? ए प्लस बी कॉमा 1 सी प्लस डी। और अब इसके अकॉर्डिंगली अगर लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखी जाएगी? ऐसे लिखी जाएगी ना। और डायरेक्शन रेशियो वही के वही है, क्या थे भाई? ए वन और सी, तो यही तो ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है? इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो दो तरह से हमने समझ लिया। जैसे आपने बोला कि हाँ -1 हो रखा है सब में, तो वो भी एक ही लॉजिक है कि भाई इक्वालिटी तब भी मेंटेन रहेगी। और दूसरा ये वाला लॉजिक कि पॉइंट जरूर होना है कि सिर्फ ए 0 और सी वाला ही है। पॉइंट तो ऐसा भी हो सकता है ए प्लस बी 1 और सी प्लस डी, तो वो भी माइनस करके इक्वेशन ऑफ लाइन ही आएगी। सभी को आया समझ में भी? तो ऑप्शन देख लेना, कभी अगर डिफरेंट ऐसे मिल जाए तो ये मतलब लॉजिक सेंस बनाना आना चाहिए कि हाँ ये तो एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर।
ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, शायद नहीं पढ़ाया था मैंने। प्लेन के बीच में क्वेश्चन एक आया भी हुआ पेपर में, क्वेश्चन लाइक है। सबसे पहले बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, याद आ रही है सभी को? ऐसे ही इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि दो प्लेनों के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग टू प्लेन्स। तो मान लो तुम्हें दो प्लेन दिए हुए हैं। पहला प्लेन दिया हुआ है P1 A1x B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। और सेकेंड प्लेन दिया हुआ है E2x B2y C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। और मुझे कहा जाए कि एक प्लेन की इक्वेशन लिखो जो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। फिर वो जैसे स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हमने, यहाँ पर भी दो आएंगे एक्यूट और ऑब्ट्यूज वाले। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन P1 एंड P2 क्या होगी इक्वेशन? याद है क्या लिखते थे हम? पहले वाला प्लेन लिख देते थे, मतलब पहली वाली लाइन लिख देते थे, वही लिखते हैं वैसी। डिवाइड में क्या कर देते थे, रूट मैग्नीट्यूड ले लेते थे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर C1 भी आ जाएगा। और प्लस माइनस क्या कर देते थे, दूसरा प्लेन, लाइन की जगह यहाँ पर प्लेन आ गया। और यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड से, नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, E2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, लिख लिया सभी? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन आया और इसमें एक अब एक्यूट वाला कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज वाला कौन सा होगा, उसके लिए भी एक पॉइंट लिख लो। नोट क्या कि if A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल, जो दोनों प्लेनों का नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है, देन इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो ये होगा A1x B1y प्लस C1z प्लस D1 डिवाइड बाय B1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाला केस ले होगा। अगर दोनों नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट करने पर ग्रेटर देन 0 आता है तो जो ऑब्ट्यूज वाला एंगल बाइसेक्टर वाला प्लेन है वो हमारा ये होगा, माइनस वाला होगा, और दूसरे वाला प्लस वाला होगा। बस ऐसे याद रख लो। और इसी का एक और केस, A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। और ऐसे लिख दो दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया केस 1। केस 2, अगर इफ A1 A2 B1 B2 C1 C2 लेस देन 0 आता है, देन इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल जो बाइसेक्टर वाला प्लेन है वो फिर ये होगा, यही वाला होगा, बस माइनस ही लिखोगे इसमें। is equal to minus times A2x B2y C2z प्लस D2 डिवाइड में रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। मतलब पहले वाले में अगर A1 दोनों नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला बाइसेक्टर होगा वो पहले निकलेगा माइनस साइन लेकर, और दूसरे वाला फिर जो एक्यूट वाला होगा प्लस वाला होगा। और अगर लेस देन 0 आता है दोनों नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट, तो जो एक्यूट वाला होगा वो नेगेटिव वाला होगा और जो ऑब्ट्यूज वाला होगा पॉजिटिव वाला होगा। क्लियर है? यस सर। अब एक क्वेश्चन आ गया, लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन्स, दो प्लेन दिए हुए, 2x माइनस 5 प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है एंड 3x माइनस 2y प्लस 6z
ये याद रखना, जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट साइड पे लेना, प्लस 8 इक्वल 0। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल दो एंड स्पेसिफाई भी करोगे कि जो आंसर आएंगे दो प्लेन की इक्वेशन, उनमें से कौन सा एक्यूट वाला है, कौन सा ऑब्टयूज वाला है। तो इक्वेशन तो डायरेक्टली लिख दोगे क्या, प्लस माइनस करके। तो पहले एक चेक कर लो, 2 इंटू 3 -1 इंटू -2 2 इंटू 6 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, साफ दिख रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो अगर पहला ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा वाला एंगल बाइसेक्टर निकलेगा माइनस लिखने पर, ऑब्ट्यूज वाला। ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वाले की इक्वेशन हो जाएगी, क्या लिखोगे, पहले वाला प्लेन कितना है, 2x - 5 प्लस 2z प्लस 3 डिवाइड में यहाँ पे -3x - 2y। अच्छा, ये जो माइनस लिख रहे हो आप, ये पूरे के साथ है, ब्रैकेट में लिखना, कहीं साइन चेंज करो ही नहीं। और डिवाइड में इनका जो मॉडुलस होगा वो आ जाएगा, क्या आएगा, 2 4 1 5 5 और 4 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 9 + 4 13 13 + 36, ये आ जाएगा भाई 49 49। इन दोनों के रूट हो गए, ये हो गया भाई 3 और ये हो गया 7। अब सॉल्व कर लोगे। अच्छा, पेपर में क्या क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो इजी हो गया। पेपर में थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट करके क्या पूछ लेगा, ऐसे बोल देगा कि एंगल बाइसेक्टर जो है उसमें से कौन सा एक पॉइंट, 4 पॉइंट दे देगा, उनमें से कहेगा बताओ इन चारों में से कौन सा पॉइंट उस बाइसेक्टर पे लाई करेगा। अब बाइसेक्टर वो ये नहीं बोलेगा कि एक्यूट वाला या ऑब्ट्यूज वाला, तो तुमने दोनों निकाल लिए, तो ऑब्ट्यूज वाला भी पता लग गया, एक्यूट वाला दूसरा लेकर आ जाएगा जो प्लस वाला साइन लेकर। तो दोनों दो बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी, मतलब दो प्लेन आ जाएंगे जो बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल को। अब उसमें से चारों पॉइंट में से कहेगा बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा उसको। तो चारों पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देख लेना, जिस भी प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है वो वाला पॉइंट क्या होगा, उस बाइसेक्टर पे होगा, और जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे वो नहीं होंगे। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? अच्छा, फिर अगर कभी ऐसे आ जाए कि एक प्लेन दिया हुआ है और इस प्लेन के मुझे पॉइंट फाइंड करना है कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट भाई दोनों ऑपोजिट साइड पे प्लेन के, मतलब ऊपर नीचे है या सेम साइड पर है। सेम साइड पे भी हो सकते हैं और ऑपोजिट साइड पे भी हो सकते हैं। तो तरीका क्या है, प्लेन की इक्वेशन मान लो ऐसे लिखी हुई है, ax + by + cz + d = 0। ये तुम्हारी प्लेन की इक्वेशन है, और तुम्हें चेक करना है जो पॉइंट P है, पॉइंट P मान लेते हैं x1 y1 z1 और Q मान लेते हैं x2 y2 z2। तो हमने ये दो पॉइंट ले लिए। अब मुझे चेक करना है कि ये सेम साइड वाले पॉइंट है या ऑपोजिट साइड वाले पॉइंट है। तो कैसे चेक करूंगा, तो चेक करने का एक तरीका है, इफ पहला केस, वही जो इनइक्वालिटी वाला लॉजिक होता है वही लगा रहे हैं। तो पहला केस है कि इफ a1 ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइड बाय कर दिया ax2 by2 + cz2। मतलब पॉइंट मैंने सेटिस्फाई करा दिए दोनों में, दोनों प्लेनों में, मतलब प्लेन के अंदर दोनों पॉइंट रख दिए। अब इनकी जो वैल्यू आती है, अगर डिवाइड करने पे ग्रेटर देन 0 आती है, डिवाइड करने पे मतलब ऊपर भी तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है नीचे वाला भी पॉजिटिव आ रहा है, तो तब आएगा ग्रेटर देन 0। या ऊपर वाला भी नेगेटिव आ रहा है नीचे वाला भी नेगेटिव आ रहा है, तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो समझ गए तुम कि दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, सेम साइड पे या ऑपोजिट पे, बता दो। सेम हाँ, मतलब वो इनइक्वालिटी वाला लॉजिक कि भाई हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेकर हमने वो करा तो शेड कहाँ पे करेंगे, तो अगर दोनों से पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों सेम साइड पे होंगे। क्लियर है? देयरफॉर P and Q आर ऑन सेम साइड, और फिर इसका उल्टा लिख लेना भाई। ठीक है? क्लियर है? बताओ भैया, आया समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट है, एक वेक्टर का लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, सभी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिफरेंस पता है भाई सभी को? यस ABC, इसको तीन तरह से ऐसे लिख देते थे, ऐसे भी लिख देते थे, ऐसे भी लिख देते हैं, और अगर C को बाहर रखोगे तो, और वैसे तीन तरीके और भी हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई। एक और डॉट है ना, तो डॉट वाले को तो आगे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 6 के 6 तरीके सही हैं, कहीं मतलब कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा क्या लिखा हुआ है। ठीक है? लेकिन अगर क्रॉस में उल्टा करोगे तो फिर तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है? और ऐसे बस बॉक्स के अंदर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तीन वेक्टर लिख देंगे, इसका मतलब भी सेम ही होता है। ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड डिनोट करता है,
और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है जब तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लानर होंगे। तो ये इसकी एप्लीकेशन। और जल्दी से बता दो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये क्या होता था, इसका भी फॉर्मूला ए पढ़ा था। डॉट सी इंटू ए बी। डॉट सी ए डॉट सी बाहर क्या लिख देते हैं, बी माइनस ए डॉट बी, बाहर क्या आएगा, सी। क्लियर है? ठीक है, ये जो बाहर है ये बाहर कोई डॉट वगैरह नहीं है, बाहर तो लाइक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ए डॉट सी करने पे भी एक नंबर आएगा और ए डॉट बी करने पे भी एक नंबर आएगा स्केलर। फिर तो स्केलर को तो लाइक हम बोलते नहीं है कि डॉट कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं, वो तो एक नंबर है। ठीक है, तो ये याद रखना। अभी क्वेश्चन आया, लेट्स से क्वेश्चन फाइंड करना है हमें। पूछा है आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, इक्वल टू ऑप्शन दिए हुए हैं 3a 2a सिर्फ a या फिर 4a। क्या करें, सबसे पहले बताओ इसका क्या करें। जो पहला दिया हुआ है स्केलर सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका कैसे ओपन करें, क्या करें बताओ, क्या लिख दूँ। आई डॉट आई इंटू ए। आई डॉट आई इंटू में ए, ठीक है, माइनस पहले वाला कर रहे हैं ना, पहले वाला कर रहे हैं। हाँ बताओ बताओ, माइनस आई डॉट ए इंटू आर। आई डॉट ए इंटू में आई। यस सर। ठीक है, क्या बन गया भाई, पहले वाला क्या बन गया सॉल्व करके, आई डॉट आई कितना हो जाएगा भाई, 1। 1। 1 इंटू ए कर रहे हो तो ए आएगा, माइनस क्या आएगा। अब इसका क्या करें, आई डॉट ए इंटू में आई, इसका क्या करें, इसका भी यही लिख दूं या नहीं होगा, या इसको ऐसे ही लिखूं, बताओ भाई जल्दी से, क्या ये एक ही इक्वल होगा जो दूसरे वाला भी है। इसकी वैल्यू बताओ भाई क्या लिखें, या इसको ऐसे ही लिखेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बोलो भाई। भाई बोलो, या तो यही लिखूं, क्या करूं बताओ इसका। फिर ऐसे अच्छा, लिख ए दो। ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इसे, ए लिख सकते हैं इसे, बता दो यार, लिखे या नहीं लिखे। इसे मतलब कंफ्यूज हो, लिखेंगे नहीं, नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि डॉट कर रहे हैं हम ए के साथ, इस तरह से नहीं होगा ना, बाहर वाला वो जो है वो डॉट थोड़ी ना है, तो लाइक आई डॉट ए का पहले जो आंसर आएगा एक स्केलर, उसको मल्टीप्लाई करा जा रहा है आई से, तो ऐसे कैसे ही लिखते हैं इसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दिया ऐसे। फिर ऐसे ही दूसरे वाला भी बता दो फिर क्या आएगा, तो सॉल्व करना है तो दूसरे वाला भी निकाल दिया, उसका भी लिखते हैं डायरेक्टली क्या आएगा, मतलब कुछ ऐसा ही आएगा, तो डायरेक्टली लिख दो क्या आएगा, ए माइनस जे ए और जे, यही आएगा। और इस तरह से के साथ ए माइनस के डॉट ए टाइम्स के यूनिट वेक्टर। अब क्या करें, इन तीनों को क्या करना है अभी, ऐड करना है, तो ऐड करके मेरा आंसर आ गया, ए तीन हो गए, माइनस का आ गया आई, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ चलो, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको कैसे इवेल्यूएट करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन गिवन है 3 2 ए और 4 लिखा हुआ है अभी, तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा जल्दी से दिमाग लगाओ, क्या करना चाहिए बताओ। बताओ भाई, आए किसी को समझ में क्या करना है।
जब मुझे एक चीज़ बताओ यार, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ मान लो यार, ए वेक्टर को कुछ मान ले तो क्या माने, ऐसे मान ले A1 I A2 J A3 K, ऐसे मान ले, ठीक है भाई। अगर जैसे इसके बाद तुम्हें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं आ रहा करना तो मान लो ए वेक्टर को A1 I या X I Y J Z K जो मन करे वो मान लो, मान लिया। अब मुझे बताओ इसके साथ जल्दी से डॉट, अगर I के साथ डॉट कर रहे हैं तो बता दो कितना आएगा। अगर ए वेक्टर को मैंने A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K माना तो क्या आएगा, A1 सिर्फ सिर्फ ए बनाएगा यार। ऐसे ही जे को अगर आप ए के साथ कर रहे हो तो क्या आएगा, A2 आएगा। और अगर आप के को मल्टीप्लाई कर रहे हो, डॉट कर रहे हो ए के साथ, तो सिर्फ A3 आएगा। और बाहर क्या लिखा हुआ है, बाहर क्या लिखा हुआ है, उनके बाहर ब्रैकेट के बाहर आई जे के अलग से और लिखे हुए हैं, तो क्या क्या आएगा समझ गए। यही ये आएगा। पूरा, ये तुम्हारा A1 आया, ये A1 आया और साथ में I आया, फिर तुम्हारा A2 आया और फिर J आया, फिर तुम्हारा A3 आया और K आया, और ये तो यार ए ही नहीं बन गया दोबारा, है ना। आंसर क्या आ गया हमारा, 2A वेक्टर, ठीक है, ट्वाइस ए वेक्टर, क्लियर है। ठीक है यस भाई, मतलब कई बार मतलब देखो क्या है, कई बार ना बहुत सिंपल सी चीज़ दिखती नहीं है, मतलब ये वैसे तो सिंपल था पर इसको देखकर ऐसे समझ में आ रहा है कि यार इसको बिना ए को हम लिखे समझ जाए कि क्या लिखना है, तो नहीं आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं, तो ए वेक्टर को कुछ मान लिया करो, ऐसे मान कर फिर क्या हो गया, ईजी हो गया, दिख गया जो हमें दिख नहीं रहा था, है ना। तो बैठे नहीं रहना भाई, मतलब पेपर में, ठीक है, क्या समझ में आया, यस ठीक है, ओके। नेक्स्ट है चलो एक स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला ये क्वेश्चन है, नहीं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, नॉर्मल है लाइक इसमें, लेकिन लगेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इवेल्युएट करना है। लेट्स से ए क्रॉस बी, मतलब अगर ऐसा आ जाए ए क्रॉस बी, हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो पता है, लेकिन उसको यूज करके अगर मान लो कुछ ऐसा मैनिपुलेट, मतलब इसको मैनिपुलेट या सॉल्व करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। मान लो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी और फिर डॉट लिखा हुआ है सी क्रॉस डी। अब इसमें अगर मुझे थोड़ा सा लाइक मैनिपुलेट करके इसको ओपन करना है तो कैसे ओपन करूंगा मैं, तो मुझे मन में मानना पड़ेगा, पहले क्या मानना पड़ेगा कि भाई ये एक वेक्टर है, ये एक ए वेक्टर है, जो तुम्हारा ये बी है, ये जो तुम्हारा बी है ये एक वेक्टर है, और ये पूरा का पूरा जो सी है सी क्रॉस डी, इनको ऐसे मानना पड़ेगा कि तीन वेक्टर की फॉर्म में मानना पड़ेगा, ताकि मैं या तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा पाऊँ इसमें। तो बताओ क्या करूँ, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दूँ, ऐसे मान लूँ, ये कुछ यस ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे मान लेता हूँ ना, ये तुम्हारा पहला वेक्टर है, ऐसे होता था ना स्केलर प्रोडक्ट, ए क्या लिखते थे, ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे होता था ना। तो एक काम करते हैं, ए किसको मानूं बताओ जल्दी से, ए किसको मानूं, इस पूरे को मान लो, ए क्रॉस बी को ही मान लो पूरा है ना, इसको, ये हमारा जो पहला वेक्टर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, इसको एक वेक्टर मान लेता हूं डॉट सी क्रॉस डी, ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर है। यस सर। या अगर मैं और बताओ और क्या कर सकते हैं, और कुछ समझ में आ रहा है। एक तो ये तरीका हुआ, और क्या कर सकते हैं भाई, इसको अगर मुझे ओपन करना है और क्या लिख सकता हूँ वैसे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन सकता है क्या इसका, क्या लिख सकते हैं और सर क्या लिख सकते इसको हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए डॉट सी क्रॉस डी क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, दोबारा ऐसे दोबारा कर बोलो, क्या सकते हैं लिखे, इसको। क्या लिखे, क्या लिखे, सर एक को ए अलग कर सकते हैं। ए ए डॉट को सी क्रॉस डी ए डॉट सी आगे क्रॉस डी। क्रॉस डी, अच्छा सी और डी को ब्रैकेट में रखूं, यस सर। यस सर अच्छा फिर क्रॉस बी डॉट क्रॉस, बी हाँ डॉट इसके बाद क्रॉस आएगा, बी बी बी, डॉट सी अच्छा क्रॉस अच्छा डी। तुम ऐसे कर रहे हो कि ए पहले लिया वो सी क्रॉस डी के साथ डॉट कर दिया और फिर उसके साथ, नहीं यार ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, तो प्लस माइनस तो है ना, जो हम ऐसे कर देंगे ऐसे नहीं चलेगा,
मैं इसको ओपन करना चाह रहा था यार, कैसे ओपन करूँ? मैं सोच रहा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाकर इसको ओपन कर दें। कैसे करें इसको, कैसे करें? अच्छा देखो, फिर ऐसे करते हैं, इसको एक वेक्टर मानते हैं पी, ठीक है, और इन दोनों को दो ही वेक्टर मानते हैं, ठीक है। तो ये कैसे लिखा हुआ है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह से लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पी डॉट ई क्रॉस बी, ठीक है। यस अब मैंने सी क्रॉस डी को एक वेक्टर मान लिया, इसको ऐसे लिख दिया पी डॉट ए क्रॉस बी। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं? ए डॉट इसको और पी अगर क्रॉस बी। इसको मैं, अच्छा तुम्हें पता होगा, जैसे हम बार बार 6 तरह से मैंने लिख के दिखाया था, देखो ये रहा, ये रहा भाई, ए बाहर लिखा हुआ है, बी क्रॉस सी लिखा हुआ, तो उसको बी बाहर रखकर सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, सी को बाहर रखकर ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर भी वही लगा दूँ, तो बताओ क्या लिखूँ? बाहर क्या लिख दूँ? ए बाहर लिख दूँ? ए डॉट अगर पी ए, क्रॉस हाँ, बी। ए अगर बाहर लिखूंगा तो क्या आएगा? बी क्रॉस पी आएगा, राइट। ये समझ में आया? मैंने क्या किया, सी क्रॉस डी को एक वेक्टर मान लिया पी, क्योंकि क्रॉस करने से एक वेक्टर आएगा, और ये लिखा हुआ है पी डॉट ए क्रॉस बी, जिसमें मैं ए को बाहर निकाल के अब बी क्रॉस पी भी लिख सकता हूँ। ये क्लियर है सभी को? यस सर। तो जो मैं मैनिपुलेशन करना Yes, चाह रहा sir. था, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कि क्या था, बट इस तरह से मैनिपुलेशन वर्क करता है कभी कभी, जब ओपन नहीं कर पाओगे आप। तो फिर कैसे करोगे? ऐसे करोगे, अब देखो, ए क्रॉस, सॉरी, ए डॉट बी को तो बी रखो, अब पी की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी? पी की वैल्यू थी सी क्रॉस डी। तो देखो यहाँ पर क्या लग गया, जो मैं बोल रहा था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, दिख गया। अब इसको ओपन बता दो कैसे करेंगे, इसको ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, इसको कैसे ओपन कर सकते हो? बी को किसके साथ डॉट करेंगे? बी के साथ, बाहर सी, माइनस बी को सी के साथ डॉट करेंगे, और बाहर क्या आएगा? डी। क्लियर? अब अगर ए बी सी डी वैक्टर गिवन है तो निकाल सकते हैं ना? ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, इसको और कैसे ओपन करके मैं और क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू में बी डॉट सी। ऐसा मैंने इसलिए करा, देखो क्यों, ये जो बी डॉट डी करा है तुमने, ये तो एक नंबर आएगा, नंबर के साथ सी मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर मल्टीप्लाई में एक वेक्टर है, और बाहर डॉट लगा हुआ है, तो ए डॉट सी को एक साथ पेयर अप कर सकते हैं ना, इस तरह से चल जाएगा ना। तो यार ये फॉर्मूला ही लिख लो, नहीं तो तुम्हें याद नहीं रहेगा, ये फॉर्मूले की तरह से लिख लो, ए क्रॉस बी का क्रॉस था, सॉरी डॉट था सी क्रॉस डी के साथ, ये लिख लो। 4 वेक्टर अगर ऐसे हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, तो उसको ऐसे ओपन कर देना, ए को सी के साथ डॉट कर देना, बी को डी के साथ डॉट कर देना, फिर ए को डी के साथ कर दो डॉट, और बी को सी के साथ कर दो, ठीक है, माइनस कर दो। लिख लिया भाई? सभी ने नोट डाउन कर लिया भाई? Yes, sir. ठीक है, तो ये याद रखना भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, और ये वाला भी इस तरह से मैनिपुलेट करके ओपन कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, अब लेट्स से क्वेश्चन आया, वेक्टर से ही पूछता हूँ रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, जो मैं अभी बोल रहा था, जो क्वेश्चन एक 2019 का देखो क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैं बाइसेक्टर वाला प्लेन की क्वेश्चन बताई थी, उस पर बेस्ड, अ प्लेन विच bisect the angle between two given planes, दो गिवन प्लेन्स हैं, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0 पासिस थ्रू, मैं कह रहा था ऐसे पूछ लेगा, पासिस थ्रू, पॉइंट बताना है कौन सा इन चारों में से, क्या दिए हुए पॉइंट? 1 माइनस 4 1 1 4 माइनस 1 2 4 1
और डी पॉइंट है 2 माइनस 4। मुझे बताओ, दोनों प्लेन की बाइसेक्टर वाली इक्वेशन लिख लो और उन दोनों में से, इन चारों में से देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है उन दोनों प्लेन उसमें से किसी को। तो एक्यूट वाले ऑप्टिक्स वाला को चेक करने की जरूरत नहीं कि एक्यूट वाला या ऑप्टिक्स वाला, बस दो प्लेन की इक्वेशन लिख लो अलग अलग और फिर चारों पॉइंटों को देख लो कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। एक ही पॉइंट करेगा सिंगल करेक्ट है, तो बता दो कौन सा कर रहा है। आया किसी को? प्लस माइनस करके दो प्लेन की इक्वेशन डिराइव कर लो एंड उसके बाद इनमें से देखो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। आया किसी को? बताओ भाई, आया किसी को? कितना आएगा? 1449। दूसरे का भी नहीं। तो 2x माइनस 5 प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू, एक बार x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 लेके सॉल्व कर दो। इससे क्या आएगा? x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा क्या आएगा? 2x माइनस 5 प्लस, आ रहा है डी, बी पॉइंट, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है। तो सभी का आ रहा है ऑप्शन डी? यस सर। ठीक है। कौन सा वाला प्लेन सेटिस्फाई कर रहा है, पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाला तो लाइन ही बन गई। माइनस 1। माइनस वाला कौन सा पॉइंट? डी पॉइंट। 2 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 और 1। हाँ भाई सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। यस। अच्छा, फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि डायरेक्शन रेशियो जब आप 2D मतलब एक पर्टिकुलर वेक्टर के लेते हो तो वो तो एक ही होते हैं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन जब लाइन 3D में होती है लाइन, तो मैंने बताया था अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस लिखने, तो अगर मान लिया इधर वाले इस वाले डायरेक्शन के हिसाब से एल एम एन है, तो दूसरे वाले डायरेक्शन के हिसाब से क्या हो जाएंगे? माइनस एल और माइनस एल, याद है। तो ये दोनों के दोनों डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं, मतलब प्लस वाले भी लिख सकते हैं माइनस वाले भी लिख सकते हैं, क्लियर है। पर वेक्टर में तो ऐसे होता है कि इधर डायरेक्शन में तो उस हिसाब से ही होगा, दूसरी डायरेक्शन में तो दूसरे के हिसाब से होगा, राइट। और इस पर क्वेश्चन बताया था मैंने, जैसे मान लो आया क्वेश्चन, टिपिकली पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, आया हुआ है कई बार। द एक्यूट एंगल, शायद करा भी चुका हूँ मैं, एंगल एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स सच दैट द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस L M N of each satisfy इक्वेशन दे रखी है L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 एंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस M स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उन दोनों लाइनों के बीच में हमें क्या निकालना है? एक्यूट एंगल निकालना है। इसमें बोल भी दिया कि एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल बताएंगे कितना होगा इन दोनों के बीच में। दो लाइनों के पहले डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे। अब जब सॉल्व करोगे तो होगा क्या, जो मैं बोल रहा था कि एक जो 3D लाइन होती है उसके दो पेयर आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन के, और दूसरी जो लाइन है उसके भी दो पेयर आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन के। तो चार, मतलब चार वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस LMN के, जिसमें से दो जो होंगे, एक पेयर जो होगा वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा पेयर होगा वो दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा।
तो वो पहचानना है और फिर उनके बीच में एंगल तो निकल ही जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो जल्दी से बताओ LMN के क्या क्या आंसर आ रहे हैं सॉल्व करके। तो पहले इक्वेशन बताओ कैसे सॉल्व करूँ मैं। सबसे पहले हमें ये भी पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। चाहे कोई सा भी डायरेक्शन कोसाइन हो किसी भी वेक्टर का, उनके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो 3 इक्वेशन है और 3 मेरे पास क्या है, वेरिएबल्स हो गए LMN। तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या करें, सबसे पहले यहाँ से L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो N स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे यूज कर लो। तो 2n स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2 और n की वैल्यू आ गई भाई या तो 1/2 या फिर माइनस का 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, L प्लस M को एक तरफ रखते हैं, n को दूसरी तरफ ले जाते हैं पहली वाली इक्वेशन से और स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या आएगा, L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस का 2LM इक्वल टू N स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर तो N स्क्वायर के बराबर ही है, इक्वल ही है, तो ये दोनों तो कट गए। सेकेंड इक्वेशन में देख लो, सेकेंड इक्वेशन में लिखा था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर 0 है, तो यानी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर की वैल्यू N स्क्वायर के ही इक्वल है, तो ये कट जाएगा। तो 2LM की वैल्यू आ गई 0, तो इसका मतलब या तो L 0 होगा या फिर M भी 0 हो सकता है। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 2, L और M की 2 वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू आई है 1/√2, दूसरी n की वैल्यू आई है -1/√2 और L अगर 0 है तो M कितना होगा, L प्लस M प्लस N कितना था, ये था भाई 0 था। तो अगर n की वैल्यू आपने 1/√2 ली है और L की वैल्यू 0 ली है तो M कितना आएगा, -1/√2। फिर ऐसा भी तो हो सकता था, n की वैल्यू तो 1/√2 ही होती, लेकिन इस बार M 0 होता, क्योंकि कंडीशन याद है ना क्या थी, और आया था, मतलब या तो L 0 होगा या M 0 होगा। तो मैंने पहले तो क्या करा, L को 0 बना दिया, M निकाल दिया। अब इस बार ही M को 0 बना दिया तो L कितना आएगा, L इस बार -1/√2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही इस दूसरे केस में होगा, n की वैल्यू भाई -1/√2 रखकर L की वैल्यू 0 ली तो M की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, और M की वैल्यू 0 ली तो L की वैल्यू +1/√2 आ जाएगी। क्लियर है सभी को। यस जब इतने सारे LMN हो जाएंगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे किसको मैं क्या कर रहा हूँ। सभी को समझ में मैंने क्या करा, मैंने पहले n की 2 वैल्यू निकाली, पर n फिर मैंने 4 बार क्यों लिखा, n की 2 वैल्यूज निकालकर L की वैल्यू L और M की भी तो कंडीशन है कि या तो L 0 है या M 0 है। तो सेम n की वैल्यू के लिए सेम n की वैल्यू 1/√2 लेकर एक बार L को 0 रखना है, एक बार M को 0 रखना है, और फिर M और L दो पेयर आएंगे इस तरह से। फिर n की वैल्यू -1/√2 लेकर L को 0 रखना है और एक बार M को 0 रखकर दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो मुझे कोई बताएगा, ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा और ये चौथा, कौन से दो सेट सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई बताएगा। कौन से दो सेट जो डायरेक्शन कोसाइन के आए हैं वो सेम लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर जो 3D में लाइन की, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि n का साइन चेंज हो गया, L का साइन चेंज हो गया, L तो वही है 0 0 रहेगा, n का साइन चेंज हो गया, बिल्कुल। फर्स्ट एंड थर्ड रिप्रेजेंट सेम लाइन, और सेकेंड और फोर्थ रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो भाई कोई भी एक लेकर, मतलब पेयर में से कोई एक लेकर दूसरे वाले के एक लेकर उनका क्या निकाल दो, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, तुम्हारा एंगल आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, कौन कौन सा लूँ, फर्स्ट और सेकंड को ले लूँ, फर्स्ट और थर्ड को मत ले लेना, क्योंकि ऑप्शन में पता क्या होगा, ऑप्शन में दे रखा होगा उन्हें 0 वाला भी ऑप्शन होगा, पाई वाला भी ऑप्शन होगा, π/3 और π/6। तो अगर तुम फर्स्ट और थर्ड को लेके निकाल दोगे वो तो सेम लाइन है, और सेम लाइन के डायरेक्शन कोसाइन वो ऑपोजिट वाले होते हैं, तो एंगल पता है कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। कॉस सॉल्व करोगे -1 आ जाएगा, और -1 कहाँ पे होता है, पाई पे होता है, तो तुम लिखोगे पाई आंसर, दोनों के बीच में गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट को सेकंड के साथ कर लो या थर्ड को फोर्थ के साथ कर लो, थर्ड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फोर्थ के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ क्या करूँ, मैं कर रहा हूँ फर्स्ट और फोर्थ को कर रहा हूँ। फर्स्ट और फोर्थ का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, n को n के साथ करना है तो -1/2 आएगा, फिर L को L के साथ करना है तो 0 आएगा, और M को M के साथ करना है ये भी 0 आएगा, तो बस यही आ गया। लेकिन अब तुम्हें पता है कि एक्यूट एंगल लिखना है तुम्हें, तो मतलब -1/2 मुझे पता है कि 90 से आगे कहाँ पे होता है, कहाँ पे होगा ये एंगल, पाई माइनस π/3, 2π/3 पे होगा, पर ये तो एक्यूट एंगल नहीं है ना, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल निकल गया। तो ऑब्ट्यूज पूछा होता तो ये आंसर है, और एक्यूट पूछा तो कौन सा लिखोगे, सिर्फ π/, ठीक है भाई।
क्लियर है? अच्छा, ये मैंने पाई बाय 3 क्यों लिख दिया? आंसर तो मेरा -1/2 है, मैंने पाई बाय 3 क्यों लिख दिया? क्योंकि अगर ऑब्ट्यूज वाला 2 पाई बाय 3 है तो वो एक्यूट वाला जो होगा, क्योंकि दो लाइनों के बीच में दो तरह के एंगल होते हैं ना, इधर होगा एक्यूट, ये अगर एक्यूट है तो एंगल तो ये वाला भी है ना, ये वाला भी था 180 माइनस, ये ऑब्ट्यूज है। एंगल तो दोनों ही है, बस हम लेते एक ही है, या तो एक्यूट ले लेंगे या ऑब्ट्यूज ले लेंगे, जनरली एक्यूट लेते हैं। क्लियर है? सभी को यस आया भी सर। समझ में? यस सर। चलो, एक पेपर में ही आया हुआ था क्वेश्चन, फिर वही वेक्टर वाला ही है आपको। जैसे अभी तक मैंने डॉट प्रोडक्ट समझाया, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक मैनिपुलेशन समझाई थी, वैसा ही कुछ है। मान लो ऐसा दिया हुआ है, आई क्रॉस ए डॉट बी और पूरे के बाहर भी एक और फिर आए, प्लस फिर ऐसी जे क्रॉस ए, फिर डॉट बी और फिर बाहर जे, फिर प्लस के क्रॉस ए डॉट बी के साथ और बाहर के। इसकी वैल्यू बतानी क्या होगा। ऑप्शंस हैं, ए क्रॉस बी होगा, बी ऑप्शन है सिर्फ वेक्टर ए होगा, सी ऑप्शन है वेक्टर बी होगा, या डी ऑप्शन है बी क्रॉस ए। तो तुम्हें सबसे पहले देखकर क्या समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो सबने अंदर लिखा है ये तो एक तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सोचो कि इनको क्या लिख सकते हो। मतलब जो लिखा हुआ है उसको मैंने बताया था ना, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो 6 तरह से लिखा जा सकता है। तो अब 6 तरह से में क्या लिख सकते हो तुम, इसे वो सोचो। मतलब क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या लिखना चाहिए ताकि सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो ऐसे देखकर तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या है। या फिर एक तरीका है कि मैं क्या करूँ, ए वेक्टर को मान लूँ a1 b1 और a1 a2 a3, और बी वेक्टर को मान लूँ b1 b2 b3, और फिर सॉल्व भी करने बैठ जाऊँ पूरा का पूरा। तो एक तो तरीका ये हुआ, पूरा सॉल्व करें या कुछ मैनिपुलेट करके करें, बताओ। मैनिपुलेट कर। चलो मैं बताता नहीं हूँ, 1 मिनट रुकता हूँ मैं, देखते हैं किस किस का आंसर निकलता है। कैसे भी निकल लो, मैं तो 2 तरीके बता दिए, मैनिपुलेशन करके कर लो, समझ लो क्या होगा आंसर, या फिर तुम्हें मानना है तो पूरा का पूरा मान लोगे, क्योंकि जो ऑप्शन है वो उनमें से मैच तो कर ही जाएगा। भाई अगर ए क्रॉस बी आएगा, अगर आना होगा तो फिर वो जो ए क्रॉस बी हम ओपन करते हैं डिटरमिनेंट बनाकर, वो आंसर आना चाहिए। सिर्फ ए वेक्टर है तो a1 a2 a3 इस तरह से आएगा कुछ, आई के साथ, जे के साथ और के साथ। तो आप जैसे मर्जी सोच लो, या तो मैनिपुलेट करके कर लो या फिर पूरा का पूरा ओपन। टाइम लग जाएगा अगर पूरा ओपन करोगे तो, क्रॉस करना पड़ेगा, डॉट स्केलर प्रोडक्ट ओपन करना पड़ेगा, फिर आई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई बताएगा पहले वाले को क्या लिखे मैनिपुलेट करके अगर लिखना है तो? आई क्रॉस ए डॉट बी को और क्या लिख सकते हैं, बी डॉट आई क्रॉस ए लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे ए और बी को एक साथ पेयर अप करना है क्रॉस में तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है ए क्रॉस बी और ए बी सभी में है, तो अगर मैं अंदर ए क्रॉस बी लिख देता हूँ तो कोई बताएगा बाहर क्या आएगा? फिर बाहर क्या आ जाएगा भाई? आई। आ जाएगा, है ना भाई। ये लिखा, ये क्रॉस करा और आई को बाहर लिख दिया, तो आई को बाहर रखकर ए क्रॉस बी, ये भी ठीक है भाई, बताओ। ये गलत लिख दिया, क्योंकि अगर तुमने डायरेक्शन उल्टा लिख दिया तो माइनस भी हो सकता है, तो ध्यान से लिखना, यही आएगा ना। जो मैंने अंदर लिखा वो ए क्रॉस बी होना चाहिए, बी क्रॉस ए होना चाहिए, बताओ। तो ये वाला लिखा है मैंने, ए क्रॉस बी ना, ठीक है, तो यानी सही लिखा है मैंने। ऐसे ही दूसरे वाले का भी समझ में आ गया फिर, क्योंकि दूसरे वाला भी ए और जो बी डॉट बी लिखा हुआ है उसकी पोजीशन सेम है, बस आई की जगह जे है और बाहर भी जे है, तो इसको भी मतलब फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये तो हो गया यार, ऐसे हो गया आई डॉट ए क्रॉस बी और फिर पूरे का बाहर आए, फिर ऐसी जे डॉट ए क्रॉस बी बाहर जे, और फिर के डॉट ए क्रॉस बी और बाहर के। अब सॉल्व करके बताओ फिर क्या आएगा। अब ए क्रॉस बी तो सब में आ गया दिख रहा है, पर आई डॉट ए क्रॉस बी और फिर बाहर आए, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, कैसे समझे क्या होगा? ऐसा ही आई थिंक पीछे कुछ बना था, याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है भाई किसी को? अगर याद आ रहा है तो एकदम ही आंसर आ जाना चाहिए कि सर ये आएगा। बताओ क्या आ रहा है? सर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस भी आ रहा है ना, क्यों? तुम्हें दिख गया होगा यार, अभी मैंने पीछे समझाया था बिल्कुल एग्जैक्टली।
तो ऐसे क्वेश्चन करके ना एक तरह से फॉर्मूले की तरह से फिर तो लर्न कर लिया करो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखो ये रहा, ये कौन गया, हाँ ये रहा, देखो बिल्कुल यही तो लिखा हुआ है। यहाँ पर बस ए की जगह ए क्रॉस बी लिखा हुआ है ना, कुछ अलग थोड़ी ना है भाई। ए वेक्टर की जगह ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, और इस वाले की जगह भी क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, याद है। और जब हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करा था तो क्या आ गया था, याद है, जब सॉल्व करा था तो क्या बन गया था, ये हमारा ए ही बन गया था, याद है। यस सर। जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ए ही बन गया था, मतलब ए क्रॉस बी लिखा है तो अब ए क्रॉस बी आ जाएगा ना, तो यानी कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, बोलो भाई, सभी को क्लियर है। yes, ठीक है, तो ये याद भी रख लो ऐसे कि इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। और अब जैसे पहले वाला क्वेश्चन करा हमने तो ये वाला एकदम समझ में आ गया, ओपन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए को मान के अलग से या बी को मानकर वो टाइम वेस्ट करोगे तुम, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक ऐसे आ गया, मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स का यूनिट वेक्टर, वाई का यूनिट वेक्टर, मॉड का स्क्वायर, वाई का यूनिट वेक्टर, जेड का यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर, और जेड का यूनिट वेक्टर, एक्स का यूनिट वेक्टर, मॉड का स्क्वायर। अब आपको ये तो पता है कि मॉड का स्क्वायर किसी वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल ही होता है, तो ये जो मॉड स्क्वायर लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक्स प्लस वाई वेक्टर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये यूनिट वेक्टर है जो मैंने बनाए हुए हैं, एक्स वाई जेड और यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर। कैसे सॉल्व करें, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, मतलब वैल्यू नहीं बतानी कि क्या आएगा, तो मिनिमम वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है 3/2, 2/3, 3√3, डी ऑप्शन है 6। सिक्स की जगह भाई, 6 की जगह 3 कर लो, 6 तो नहीं आएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, 6 तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको भाई, जब हमें पता है मॉडुलस जो होता है किसी वेक्टर का स्क्वायर ही होता है, तो ऐसे ओपन करने से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड का, जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्या क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2xy, 2x डॉट वाई, डॉट प्रोडक्ट आएगा, वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस 2yz, जेड का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2zx, जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उनकी जगह 6 आ जाएगा, क्योंकि भाई यूनिट वेक्टर है, तो एक्स का स्क्वायर मतलब मॉड एक्स का स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर यानी 1, फिर वाई का स्क्वायर भी ऐसी, फिर जेड स्क्वायर का भी ऐसी, तो 6 हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को। यस सर। और ऐसा कुछ बचेगा ना, डॉट वाले अलग से चिपक जाएंगे ऐसे, बस इतना आ गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम वैल्यू में लाइक 6 तो हमें पक्का पता लग रहा है, 6 टाइम्स है, मतलब 6 है, प्लस जो आगे लिखा हुआ है इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली, मतलब क्वेश्चन चेंज हो गया। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें यूनिट वेक्टर तो पता ही है, एक्स और वाई यूनिट वेक्टर है, बट डॉट तो ऐसे नहीं बता सकते ना कि एक्स डॉट वाई कितना आएगा, या बता सकते हैं ऐसे, कोई बताएगा एक्स डॉट वाई की वैल्यू कितनी होगी अगर एक्स और वाई दोनों यूनिट वेक्टर है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते ना मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बात समझ आ रही, क्यों कह रहा हूँ मैं मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते भाई, एक्स तो यूनिट वेक्टर आपका ऐसा भी हो सकता है आई, और वाई यूनिट वेक्टर सिर्फ इतना हो सकता है। तो इनका अगर मैं डॉट करता हूँ, इनका अगर मैं डॉट करता हूँ तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर वाई ऐसा हुआ और एक्स ऐसा हुआ, एक्स ऐसा है और वाई ऐसा है, अब क्या आएगा इनका डॉट, -1 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब मैं नहीं बता सकता ऐसे कि भाई इनका डॉट जो होगा मिनिमम क्या होगा, मतलब मिनिमम नहीं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। अब मिनिमम कैसे बताएं कि भाई क्या होगा, कुछ रिलेशन तो बनाना पड़ेगा ना। तो किसी को ये समझ में आ रहा है कि ये वाला रिलेशन लाए कहाँ से, ये जो लिखा हुआ है भाई, अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक बहुत कॉमन आइडेंटिटी होती थी जिसमें ए बी बी सी सी ए आता था, याद आ रहा है, 2ab bc ca किसमें आता था, याद आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने बताया था जहाँ पर अटक जाओ वहाँ स्क्वायर बहुत काम आता है, लगा दो भाई, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो हमें पता ही है 1 1 1 होगा, 1 1 1 यूनिट वेक्टर है,
और 2 टाइम्स जो हमें चाहिए वही आ गया, 3 + 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये आ गया भाई। और इसकी कोई मैंने वैल्यू बताएगा क्या होगी, x + y + z का होल स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, यानी कि मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं एक तरह से, बताएगा कोई भाई। मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं तो किसी भी वेक्टर का मॉड करते हैं, चाहे 3 वेक्टर का कंबाइन करके करें, इंडिविजुअली करें, मॉड का स्क्वायर ऑलवेज क्या आएगा, मॉड तो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन मॉड का अगर स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव आएगा, ये बात क्लियर है। यस सर। Yes, sir. तो मिनिमम वैल्यू बताओ ना फिर क्या होगी यार, देखो 3 + 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी फिर, 0। वेरी गुड, यानी कि ऐसे बोल दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ठीक है, यस सर। क्योंकि भाई आपका ये जो लिखा हुआ है ये अगर मिनिमम 0 है तो यानी जो आपका इक्वलिटी में चल रहा है यानी कि वो आप कह सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई मिनिमम, 2xy वाई जेड जेड एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम, -3 आ गई ना, ठीक है भाई। अब ये वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं, कहाँ पर, ऊपर पहुंच जाओ, कहाँ पर, ये रहा, इसकी वैल्यू तो निकाली थी मिनिमम, निकाल ली, इसकी मिनिमम वैल्यू अभी कितनी निकाली हमने, हमने कहा है कि भाई इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगी, तो 6 में अगर -3 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू टोटल क्या होगी मिनिमम +3 है ना, 6 - 3, क्लियर है, यस सर। यस सर। ओके भाई, सभी को आया बेटा समझ में, ओके। तो Yes, sir. एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं प्लेन में, प्लस माइनस लेकर, फिर चेक कैसे करेंगे एक्यूट ऑब्ट्यूज, एक ये कॉन्सेप्ट, दूसरा अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और सारे अपने प्लेन और लाइन की इक्वेशन, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और जैसे अभी एक क्वेश्चन करा था हमने वो मैच नहीं कर रही थी, तो ऐसा नहीं कि लाइन की इक्वेशन एक्जैक्टली वही लिखी होगी, तो पहले कोई भी लाइन पर एक पॉइंट लिख लिया, इस फॉर्म में होगा, और हो सकता है उसने लाइन की जो इक्वेशन ऑप्शंस में दी हो वो पॉइंट जो दिया हो वो फिक्स पॉइंट जो तुम्हारा आ रहा है वो ना दिया, कुछ और ही ले लिया, तो वो पॉइंट कोई भी लाइन पर जिस फॉर्म में हम लिखते हैं वो लिखकर हम फिर समझ सकते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बेटा बोलो। let the product of all the divisors of 1440 be P। 144 के 1440 के डिवाइजर्स का प्रोडक्ट P है। डिवाइजर्स प्रोडक्ट कितना है, P ई P पी है, अच्छा वेरिएबल है, ठीक है। if P is divisible by 24 to the power x इफ पी इज डिविजिबल बाय 24 टू द पावर x, ठीक है, then the maximum value of x is। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। यस सर। सबसे पहले नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे काउंट करते हैं, याद है फॉर्मूला, अगर 144 के डिवाइजर काउंट करने हैं हमें, सॉरी 1440 के डिवाइजर कितने होंगे भी, कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द, इसका फॉर्मूले थे कुछ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में लाइक एडवांस में सिखाई जाती है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, उनका प्रोडक्ट कितना होगा, सम कितना होगा, प्राइम वाले जो होते हैं प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं उसका कितना होगा फॉर्मूला, सबके फॉर्मूले हैं कॉम्बिनेशन में, लाइक डायरेक्टली हम जब कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट लगाते हैं उसमें निकाले जाते हैं कि कितने होते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ 24 है, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 12 2 6 2 3 3, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर जो टोटल होंगे वो होंगे इसमें क्या करते हैं 3 में 1 ऐड कर देते हैं, इसमें भी 1 ऐड कर देते हैं, ये आएगा 4 × 2 8 होंगे, चेक करना 8 ही आते हैं इसके डिवाइजर 24 का, 24 के अगर डिवाइजर लिखेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 6 8 12 24, कोई मिस कर दिया क्या मैंने, ये होगी सारे, यही है। यस। तो बेटा इन सब के ना फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि डिवाइजर का, जैसे मेरे को प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है इसका, डिवाइजर का प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता था कुछ कि डिवाइजर टोटल कितने होंगे वो तो पता है कितने होंगे, और उनका प्रोडक्ट भी लाइक कैसे निकालेंगे इसके लिए फॉर्मूला लगा के समझाऊंगा, ठीक है बेटा, ओके सर। ओके।
तो रिमाइंड कराना मुझे डिवाइजर वाला कॉम्बिनेशन का ये वाला कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा, बट मेनली ज़्यादातर मेंस में नहीं आते, एडवांस में शायद लाइक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूला अगर मैं बता दूंगा, डराइव भी करा दूंगा कि कैसे आया, ठीक है। ओके सर। और अपना वेक्टर 3D वही अब ये वाला खत्म करो, और नेक्स्ट बता दो मुझे टॉपिक कौन सा करना है, ताकि सारे के सारे एक ही पढ़ के आए, वही रिवाइज कराऊंगा। बताओ जल्दी से कौन सा टॉपिक करना है नेक्स्ट। अभी हमारा कैलकुलस हो गया है, डिफरेंशियल हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड हो गया, वेक्टर 3D अब कौन सा करना है, स्टैट्स और वो कर लोगे अपने मैथमेटिकल रीजनिंग में। यस सर। ठीक है, कौन सा टॉपिक कराऊं फिर बताओ, ट्रिग्नोमेट्री कराऊं, क्या कराऊं रिवाइज, फंक्शंस कराऊं, बताओ भाई जल्दी से। सर ट्रिग्नोमेट्री करें, ट्रिग्नोमेट्री के फिर कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे Yes, कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, ठीक है भाई, कंटिन्यूएशन में। तो ट्रिग्नोमेट्री सभी को नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा मैं, तो बेटा सभी को ट्रिगो के अपने फॉर्मुलाज बेसिक याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री में तो मेन है कि फॉर्मूले अगर याद है तो आधे से ज़्यादा सवाल हो जाएंगे तुम्हारे से, ठीक है। तो फॉर्मूले भाई सभी को याद होने चाहिए, ठीक है बेटा, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल बेटा, बाय सर गुड नाइट सर। बेटा।